तो हमारा क्वेश्चन है कि शहरी केंद्रों के उदय से सामंतवाद का पतन किस तरीके से हुआ। जो मध्य युग था, जो मध्यकालीन युग है, वहां पे सामंतवादी प्रथा चला करती थी। इसे फ्यूडलिज्म भी कहा जाता था। फ्यूडलिज्म, इसमें क्या होता था कि जो किंग है, राजा जो है, वो जमीन दान दिया करता था, लैंड ग्रांट करता था। तो जमीन दान देने की वजह से एक नया वर्ग क्रिएट हुआ, जिनको यहाँ पर जमीन मिल रही है, उन्हें कहा गया फ्यूडल्स। इनका उस लैंड पर ना पारिवारिक नियंत्रण था। पारिवारिक नियंत्रण था, हेरिडिटरी कंट्रोल हुआ करता था। और ये जो फ्यूडल्स हैं, ये क्या करते थे कि भाई जिस क्षेत्र में इनको लैंड मिला हुआ है, वहां पे लोग भी रह रहे होंगे, किसान रह रहे होंगे। ये फ्यूडल्स का कंट्रोल उन किसानों पर भी था जिन्हें सर्फ्स कहा गया या एग्रीकल्चरल स्लेव कहा गया। तो ये सर्फ्स जो हैं, इन फ्यूडल्स के लिए काम किया करते थे। तो ये जो पूरी प्रथा है, इसी को हम कहते हैं सामंतवादी प्रथा या फ्यूडलिज्म। तो जो मध्यकालीन युग था, मतलब 11वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी के बीच का, वहां पर सामंतवाद अर्थात फ्यूडलिज्म जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हुआ करता था। इसके अंतर्गत जो भूमि में उत्पादन हो रहा है, जो उसका अधिकार है, इस पर पूरा नियंत्रण होता था फ्यूडल्स का। सामंत, लॉर्ड्स, कई तरह के नाम आप उनको दे सकते हैं। तो ये जो फ्यूडल्स हैं, लॉर्ड्स हैं, ये भूमि के स्वामी होते थे। और जो किसान हैं, जिन्हें हम सर्व्स कहते हैं, एग्रीकल्चर स्लेव कहते हैं, ये इस भूमि पर, जो ये सामंत है, इसकी भूमि पर काम किया करते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। और इनको सैलरी नहीं मिलती थी। जो प्रोडक्ट हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, इस प्रोडक्शन में से इनको शेयर मिलता था। तो इनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती थी। और ये जो सर्व्स है ना, ये सर्व्स भी कैसे होंगे, हेरिडिटरी नेचर के होंगे। मतलब पहले फादर है, फिर सन है, फिर उसका सन है। ये क्रम लगातार चलता चला जाएगा। तो इस व्यवस्था में क्या होता था, प्रोडक्शन हो गया, ट्रेड हो गया, और सोसाइटी, ये सभी जो है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड थे, उसी पर केंद्रित थे। तो 11वीं और 15वीं शताब्दी के बीच में ये बहुत पावरफुल रहा। लेकिन धीमे 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 अर्बन सेंटर्स का विकास होना शुरू हुआ। लगभग ये 13वीं सदी से शुरू हो चुका था, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। और जैसे जैसे अर्बन सेंटर डेवलप होते गए, वैसे वैसे सामंती ढांचे जो हैं वो कमजोर होते गए। क्योंकि अर्बन सेंटर में क्या हुआ, हर कोई काम कर रहा है, गिल्ड सिस्टम बन रहा है, ट्रेडिंग बढ़ रही है, अलग अलग जगहों पे व्यापार हो रहा है, सी व्यापार हो रहा है, मतलब समुद्री व्यापार हो रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि सामंतवादी जड़ें धीमे धीमे शहरों की वजह से कमजोर होने लगी। और फिर समय के साथ गांव में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। तो सबसे पहली चीज क्या है कि शहरों का जो उदय हो रहा है, शहरी केंद्र यहाँ पर खुल रहे हैं और ट्रेडिंग बढ़ रही है। बाइजेंटाइन एम्पायर से अरबियन एम्पायर, मतलब जो अरबियन सिटीज हैं, इंडिया है, चाइना है, इनके बीच में व्यापार खूब बढ़ा। और यही दौर है जहां पर सिल्क रूट का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। इस सिल्क रूट के थ्रू भारत और चीन से सामान, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ये सब कहाँ पहुंच रहे हैं, यूरोप पहुंच रहे हैं। और फिर वहां पर एक नए तरह का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। एक नए सिटीज बनने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि इटली में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, फ्लैंडर्स, वेनिस, जेनोवा। इस तरह के कई सारे सी पोर्ट भी डेवलप हुए और समुद्री व्यापार और समृद्ध होता चला गया। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर क्या हुआ कि नए नए कारीगर आए। बुनकर मेनली आप इसको मान लीजिए। तो ये जो बुनकर हैं, डायर्स हैं, इन लोगों ने क्या किया, एक नया सिस्टम क्रिएट किया। और शहरों में गिल्ड्स बन गए, व्यापारियों का समूह बन गया। और इस वजह से हस्तशिल्प उद्योग, हैंडक्राफ्ट, ये बहुत पॉपुलर हुआ। जब हैंडक्राफ्ट बना तो नए बाजार मिले, तो बाजारों का भी डेवलपमेंट शुरू हो गया। अब जब पैसा आता है, मनी आता है, तो सिर्फ आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं होती है, ये सोसाइटी के कई और प्रोस्पेक्ट्स को भी बदल देती है। ऐसे में सोशल और कल्चरल इन गतिविधियों को भी नया आयाम मिला। और इकोनॉमिक्स की वजह से पॉलिटिकल और सोशल रेवोल्यूशन भी आपको इन सब क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो जो धर्म युद्ध हुआ था, ये धर्म युद्ध जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में हुआ था 10वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के बीच में, इसने यूरोप को बहुत हद तक बदल दिया था। तो सामंतवाद पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसको समझ लीजिए। तो पहला तो जैसे हम लोग बात किए कि भाई इकोनॉमिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो बहुत तरह का परिवर्तन हुआ कि भाई अभी तक जो इन काइंड में पेमेंट हो रहा था, मतलब
जो सेवा और उपज के फॉर्म में कर चुका रहे थे, अब यहाँ पर नगद अर्थव्यवस्था अर्थात मनी इकोनॉमी आ गई थी। सिक्के चलने शुरू हो गए थे और उन सिक्कों पर कंट्रोल हो रहा था गिल्ड सिस्टम का। ये सब वहां पे शुरू हो चुका था और यह नगद वसूली ने सामंतवाद की जड़ों को बहुत कमजोर किया। इसके अलावा एक वर्ग बोर्गुजीज व्यापारी वर्ग था, इसको बुर्जुआ भी कहा गया आगे चल के, बुर्जुआ वर्ग कहा गया, जिसको मार्क्स ने यह नाम दिया था। तो यह आगे चल के एक नई तरह की क्रांति बना, जो कम्युनिज्म क्रांति थी वो यहां से शुरू हुई थी। लेकिन कम्युनिज्म क्रांति से पहले का जो दौर है वहां पर फ्यूडलिज्म को ब्रेक करने में इस बोर्गुजीज का बहुत बड़ा रोल रहा था। एक नया वर्ग है जो कि भूमि आधारित सामंती प्रभुत्व को चुनौती दे रहा था कि भाई आप बर्थ बेस्ड कैसे कंट्रोल करना चाहते हो, ये आपके पास मेहनत है, आप काम करो, कमाओ और उस वजह से सोसाइटी में परिणाम बनाओ। ये एक नया तरीका वहां पर शुरू हो चुका था। अर्बन सेंटर्स में बाजार और कई तरह के मेले लगते थे। ऐसे में अब सामंतों पर निर्भर रहने की बजाय लोग शहर जाकर अपना व्यापार करते, तो किसानों के लिए एक नया सिस्टम वहां पे क्रिएट हो रहा था। अगर हम सोशल बात करें यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू की, तो जैसे मैंने कहा कि अगर इकोनॉमिक्स अच्छी होती है तो आपको पॉलिटिकल और सोशल राइट्स भी मिल जाते हैं। तो पॉलिटिकल राइट में सबसे महत्वपूर्ण था वो थी लिबर्टी। एक नया कॉन्सेप्ट यहां डेवलप हुआ, लिबरल कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और इसने स्वतंत्रता मतलब कार्य करने की आजादी प्रदान करी। अब जब कार्य करने की आजादी मिली तो ऐसे में जो सामंती बंधन है, जो फ्यूडल कंट्रोल है, उससे फ्रीडम मिल गई। और वहां पर एक कहावत बड़ी फेमस हुई कि नगर की वायु स्वतंत्रता देती है। व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द सिटी इट गिव्स यू फ्रीडम। वो आपको स्वतंत्रता, लिबर्टी प्रोवाइड करती है, काम करने की आजादी देती है, ना कि सामंती व्यवस्था जो कि लगातार कोशिश कर रही है कि आप कैसे भी करके उनके नियंत्रण में रहो। और शहरी जीवन ने एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, इसके अलावा बौद्धिक गतिविधियां, इन सबको भी आगे बढ़ाया। जब आपकी नॉलेज बढ़ती है तो यही होता है रेनेसां का एज। यहां पर आपको रेनेसां भी देखने को मिले, जो अभी आगे हम लोग देखते हैं। अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें हम लोग, तो यहां पर क्या हुआ, एक नया समृद्ध व्यापारी वर्ग उभरा। इन्होंने अपना कम्यून बनाया और गिल्ड के माध्यम से एक सेल्फ रूल की बात करी कि भैया स्वशासन होना चाहिए। और यहीं से आप देखेंगे कि धीमे धीमे एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर जो है वो शुरू होगा कि राजा से नियंत्रण लेकर अब हमें क्या करना है, अपना शासन डेवलप करना है। तो जॉन लॉक ने यहीं पे द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म दिया था और यही कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म आगे चलकर फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके अलावा स्पेन में जो चेंजेस आए, फिर जर्मनी में चेंजेस आए, ये सब इसी की वजह से आगे बढ़ता चला गया। फिर राजाओं ने भी सामंती शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, नगरों को साथ कि उनको देखा कि भाई राजा के समानांतर गांव में एक नया ग्रुप बनता जा रहा है फ्यूडल्स का, और ये फ्यूडल्स अब राजा की बात नहीं मान रहे हैं। ऐसे में राजाओं को तो टैक्स चाहिए था, पहले वो टैक्स फ्यूडल से मिल रहा था, लेकिन अब वो टैक्स दिया जा रहा है किसके माध्यम से, जो नए ट्रेडर्स बन रहे हैं। इन ट्रेडर्स ने अब किंग को टैक्स देना शुरू कर दिया, तो किंग को टैक्स से मतलब था। अब वो टैक्स फ्यूडल दें चाहे वो ट्रेडर्स दें, तो ट्रेडर्स टैक्स के नंबर बढ़ाते जा रहे थे। तो धीमे धीमे फ्यूडल्स जो हैं वो अपनी पावर लूज करने लगे। और एक और चीज है, फ्यूडल से राजा की शक्ति को भी चुनौती मिलती थी, जबकि ट्रेडर के साथ ऐसा कुछ नहीं था, वो राजा के साथ कभी भी चुनौती वाला इशू नहीं आने वाला था। दैट्स वाई एक नया इशू क्रिएट हुआ यहाँ पर। राजाओं ने भी सामंतों को कमजोर किया क्योंकि वो अपनी स्थायी सेना बनाने में लगे हुए थे। तो शहरी केंद्र ने राजसत्ता को मजबूत किया क्योंकि राजा ने इनको रोल दिया, वहां पर ट्रेड करने के परमिशन देने लगे, और यही चीज आगे चल के सामंती विखंडन को और कमजोर करता चला गया। अब बात करें सामंतवाद के जो पतन है, इसमें हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया कि भाई जो नगद अर्थव्यवस्था है, व्यापारी वर्ग का उत्थान है, राजसत्ता की मजबूती है, किसानों की स्वतंत्रता है, इन सब ने सामंतवाद की नींव को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। धीरे धीरे भूमि पर बेस्ड जो सामंती व्यवस्था थी वो अप्रासंगिक होती चली गई। और 18वीं सेंचुरी में जब डेवलप हुआ इंडस्ट्री, तो इसने और चीजों को कमजोर कर दिया। इंडस्ट्री के डेवलपमेंट ने एक तरीके से सामंतवाद के ताबूत में आखिरी कील गाड़ दी थी। और फिर रेनेसां, जिसके विषय में हम लोग आगे बात करेंगे, रेनेसां हुआ, बौद्धिक जागरण हुआ और कैपिटलिज्म ने यह सारा कुछ वहां पे कर दिया था। तो अब निष्कर्ष क्या हुआ कि शहरी केंद्रों का उदय सामंतवाद के पतन का बहुत बड़ा कारण था, और ऐसे में नगरों में व्यापार और कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया, सामाजिक स्वतंत्रता आई, शक्ति का संतुलन हुआ, और इस कारण लगातार सामंतवाद की जड़ें कमजोर होती
चली गईं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए।